दोस्तों ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं वो नेपाल की हैं। नेपाल में इन दोनों राजा लाओ, देश बचाओ और फिर से हिंदू राष्ट्र चाहिए जैसे नारे खूब सुनाई दे रहे हैं। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और राजशाही को वापस लाया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसी मांगे उठ क्यों रही है? ऐसा हुआ क्या है जो नेपाल के लोग इस तरीके से सड़कों पर उतर रहे हैं? हेलो एवरीवन, दिस इज चारू गुप्ता और आज के सेशन में हम लोग नेपाल में होने वाले प्रोटेस्ट को डिस्कस करेंगे। प्रोटेस्टर्स की डिमांड क्या है, फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की नेपाल को क्यों डिमांड की जा रही है और साथ ही राजशाही को वापस लाने और लोकतंत्र को खत्म करने की मांग वहां पर क्यों की जा रही है, ये सारी चीजें आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों 2008 में जब नेपाल को आधिकारिक रूप से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी कि लोकतंत्र घोषित किया गया और राजशाही का वहां पर अंत हुआ, तब जनता को उम्मीद थी कि लोकतंत्र एक बेहतर जिंदगी लेकर आएगा। लेकिन बीते 15 सालों में ऐसा हो नहीं पाया। नेपाल में 2008 के बाद से 13 से 14 प्रधानमंत्री बदले गए। हर कुछ सालों में नई सरकार, नई नीतियां, लेकिन हालात जस के तस। इस समय की बात की जाए तो आर्थिक संकट और गहरा गया है, बेरोजगारी बढ़ रही है और लाखों नेपाली भारत या फिर गल्फ कंट्रीज में रोजगार ढूंढने के लिए जा रहे हैं। बार बार की राजनीतिक अस्थिरता ने लोगों को राजशाही जैसे स्थिर शासन की याद दिला दी। अब जनता का एक हिस्सा सोचने लगा है कि शायद लोकतंत्र नेपाल के लिए सही मॉडल कभी था ही नहीं, इसलिए लोग एक बार फिर से राजा लाने की मांग कर रहे हैं। और दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि जब राजशाही लाने की डिमांड की जा रही है तो हिंदू राष्ट्र की मांग से इसका क्या कनेक्शन है? तो आपको बता दूं कि नेपाल सदियों से एक हिंदू राष्ट्र था, लेकिन 2008 में इसे धर्मनिरपेक्ष मतलब कि सेक्युलर स्टेट घोषित किया गया। इस बदलाव को लेकर शुरुआत से ही विवाद था और आज ये फिर से चर्चा का विषय बन गया है। नेपाल का पुराना संविधान साफ तौर पर इसे एक हिंदू राष्ट्र बताता था। राजा को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता था और इसी वजह से राजशाही और हिंदू राष्ट्र का गहरा संबंध था। 2008 के बाद से ईसाई मिशनरियों की संख्या बढ़ती गई, धर्मांतरण के मुद्दे और नेपाल की हिंदू पहचान कमजोर पड़ने की बातें लगातार सामने आने लगी। कुछ लोगों का मानना है कि नेपाल में धर्मनिरपेक्षता लागू होने के बाद भी हिंदुओं की संख्या अभी भी बहुमत में है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव जरूर देखे गए हैं। 2011 की जनगणना की यदि बात की जाए तो नेपाल की 81.3% आबादी हिंदू थी और अभी रिसेंटली कंडक्ट की गई 2021 की जनगणना में हिंदुओं की आबादी कम होकर 81.19% रह गई है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसी दौरान क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन 1.4% से बढ़कर 1.7% और मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 4.3% से बढ़कर 5.09% हो गई है। तो हिंदू संगठनों और कुछ राजनीतिक दलों का कहना है कि सेक्युलरिज्म के कारण या फिर धर्मनिरपेक्षता के कारण नेपाल की हिंदू पहचान कमजोर पड़ती जा रही है। इसलिए वो चाहते हैं कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, ताकि नेपाल के जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, हिंदू राष्ट्र की नेपाल की जो पहचान है, हिंदू राष्ट्र का जो नेपाल का टैग है, वो बरकरार रहे। अब देखने वाली बात यह है कि कौन लोग हैं जो इस मांग का समर्थन कर रहे हैं। तो नेपाल में राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग को बढ़ावा देने वाले 3 प्रमुख समूह हैं, जिनमें से पहले राजशाही समर्थक या फिर मोनार्किस्ट हैं, जो लोग मानते हैं कि नेपाल में राजा के नेतृत्व में अधिक स्थिर और समृद्ध शासन व्यवस्था थी। दूसरे धार्मिक संगठन है जो कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनते देखना चाहते हैं। और तीसरा आम जनता का एक वर्ग है जो कि मानता है कि लोकतांत्रिक सरकारें नेपाल के हितों को बहाल करने में नाकाम रही हैं। लोकतांत्रिक सरकारें भ्रष्ट रही हैं, उनका नेपाल के हितों से कोई लेना देना नहीं रहा है, बल्कि हर राजनीतिक दल का उद्देश्य केवल सत्ता की प्राप्ति रहा है। इन सबके बीच नेपाल की राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी खुलकर इस मांग का समर्थन कर रही है। यही नहीं बल्कि पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह भी कई बार सार्वजनिक तौर पर अपने समर्थकों से मिले हैं। इसी क्रम में 19 फरवरी 2025 को भी प्रजातंत्र दिवस के मौके पर भी उन्होंने जनता से अपने हक में समर्थन की मांग की और तब से ही राजशाही की वापसी की डिमांड्स तेज होने लगी। अब वर्तमान में होने वाले प्रोटेस्ट और फिलहाल की डिमांड्स को समझने से पहले आपको हिस्ट्री की तरफ थोड़ा सा देखना होगा। नेपाल की यदि बात की जाए तो उसे यूनिफाइड कंट्री बनाने वाले पहले राजा पृथ्वीराज शाह ने इसे एक अखंड हिंदू राष्ट्र के रूप में एस्टेब्लिश किया था। उन्होंने छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग नेपाल बनाया। उनका मानना था कि नेपाल को एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जैसे कि मुस्लिम और क्रिश्चियंस के इन्फ्लुएंस से बचाना होगा। यहीं से नेपाल की हिंदू आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग हुई और राजशाही को हिंदू धर्म का प्रोटेक्टर माना जाने लगा। यहाँ तक कि दशैन के दौरान राजा की पूजा तक होती थी जैसे कि वो कोई एक देवता हो। इसी ट्रेडिशन की वजह से राजशाही और हिंदू राष्ट्र का रिलेशन और स्ट्रॉन्ग हो गया। नेपाल के पुराने संविधान की बात की जाए तो नेपाल ने 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली मेंशन करता था कि नेपाल की ऑफिशियल आइडेंटिटी हिंदू धर्म पर बेस्ड होगी। गौ हत्या स्ट्रिक्टली बैन था क्योंकि गाय हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है। धर्म परिवर्तन पर भी रोक थी ताकि नेपाल की हिंदू आइडेंटिटी प्रिजर्व रहे। लेकिन 2008 में नेपाल को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना दिया गया और सेक्युलरिज्म लागू हो गया। इसकी कहानी भी आगे समझेंगे, लेकिन आज नेपाल में राजशाही और हिंदू राष्ट्र की जो डिमांड उठ रही है, ये दोनों चीजें एक साथ इसलिए ही आ रही है। लोग सिर्फ हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि राजा की वापसी भी चाहते हैं, क्योंकि नेपाल में राजशाही और हिंदू राष्ट्र हमेशा से एक साथ रहे हैं। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों डिमांड्स आखिर एक साथ क्यों आ रही है। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि नेपाल में डेमोक्रेसी की डिमांड कैसे बढ़ी और आखिर राजशाही खत्म कैसे हुई। जो नेपाल दशकों से एक हिंदू राष्ट्र था, वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या फिर सेक्युलर नेशन कैसे बन गया। तो चलिए समझते हैं।
नेपाल में राजशाही 240 साल तक चली, लेकिन जैसे जैसे लोकतंत्र का प्रभाव बढ़ा वैसे वैसे राजा के खिलाफ विद्रोह भी तेज होता गया। 1990 के बाद नेपाल की राजनीति दो बड़े आंदोलनों से गुजरी। लोकतंत्र समर्थकों का जन आंदोलन और माओइस्ट मूवमेंट, इन दोनों ने मिलकर राजशाही को पूरी तरह से खत्म कर दिया। 1950 तक जो नेपाल पूरी तरीके से राजाओं के कंट्रोल में था और वहाँ कोई लोकतांत्रिक सिस्टम नहीं था, लेकिन ये वो समय था जब भारत और बाकी दुनिया में लोकतंत्र का प्रभाव बढ़ रहा था। इसलिए नेपाल के लोगों ने भी लोकतांत्रिक सरकार की मांग शुरू कर दी। 1951 में शाह वंश, जिसके पहले राजा पृथ्वी नारायण शाह ने 1768 में नेपाल को एकीकृत कर अखंड नेपाल की स्थापना की थी। उसी शाह वंश के शासक त्रिभुवन ने नेपाल से राणा शासन को हटाकर लोकतंत्र लाने का वादा किया। राणाओं ने 1846 में शाह वंश से सत्ता छीन ली थी। कहने को शाह वंश के राजा गद्दी पर बैठे थे, पर राणा वंश के शासक खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर सारी शक्तियां अपने पास केंद्रित कर चुके थे। लेकिन 1951 में राणा वंश से सत्ता फिर से शाह वंश के पास आई और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की शुरुआत हुई। इसी वंश के राजा महेंद्र ने 1959 में पहली बार चुनाव करवाए, जिससे नेपाल को पहली बार एक चुनी हुई सरकार मिली। लेकिन फिर यह सरकार भी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। 1960 में राजा महेंद्र लोकतांत्रिक सरकार की बढ़ती हुई शक्तियों से परेशान हो गए और इसलिए उन्होंने इसे हटाकर पंचायत सिस्टम लागू कर दिया। पंचायत सिस्टम में लोकतंत्र का नाम तो था, लेकिन असली ताकत राजा के पास ही थी। 1980 के बाद नेपाल के लोग ज्यादा आजादी और लोकतंत्र की डिमांड करने लगे। इस पंचायत सिस्टम से वो लोग तंग आ चुके थे। भारत और पश्चिमी देशों का दबाव भी बढ़ रहा था कि नेपाल में असली लोकतंत्र लाया जाए। इसी कारण 1990 में नेपाल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिन्हें जन आंदोलन कहा गया। लोग सीधा लोकतंत्र नहीं, लेकिन संवैधानिक राजशाही तो चाहते थे, जैसा कि ब्रिटेन में होता है। राजा वीरेंद्र को आखिरकार लोकतांत्रिक संविधान लागू करना पड़ा और जनता के सामने झुकना पड़ा, जिसमें एक लोकतांत्रिक सरकार को सत्ता दी गई। इसके बाद 1996 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल ने ऐलान किया कि वो राजशाही और संसदीय लोकतंत्र को पूरी तरीके से हटाकर एक साम्यवादी सरकार बनाएंगे। माओइस्ट का यह आंदोलन 10 साल तक चला और इसने नेपाल को पूरी तरीके से बदल दिया। माओइस्ट ने गांवों में जन सरकार बनाई और राजा के खिलाफ युद्ध छेड़ा। नेपाल के लगभग 80% हिस्से पर माओइस्ट का प्रभाव हो गया। सरकारी दफ्तरों, पुलिस स्टेशनों और सेना पर इनके द्वारा हमले किए गए। और अब जब माओइस्ट का ये प्रोटेस्ट चल ही रहा था, तो उस बीच एक बहुत बड़ा शॉकिंग इंसिडेंट हुआ जिसने पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया। 2001 का रॉयल मैसेकर, जिसमें राजघराने के लगभग 9 लोगों की मौत हुई। राजा वीरेंद्र, उनकी पत्नी ऐश्वर्या सहित 9 लोग राजघराने के मारे गए। राजघराने के ही युवराज दीपेंद्र ने अपनी फैमिली के 9 लोगों की हत्या कर दी। इसके बाद सत्ता हाथ में आई राजा वीरेंद्र के भाई राजा ज्ञानेंद्र के हाथों में, जिनके ऊपर आज भी इस मैसेकर का षड्यंत्र रचने के इल्जाम लगाए जाते हैं। राजा ज्ञानेंद्र ने सत्ता में आते ही सेना को माओइस्ट के खिलाफ भेजा और लोकतंत्र को कुचल डाला। 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने संसद को भंग कर दिया और खुद को पूर्ण शासक घोषित कर लिया, और इस चीज ने लोकतंत्र समर्थकों और माओइस्ट दोनों को राजा के खिलाफ एकजुट कर दिया। फिर 2006 में लोकतंत्र समर्थक दल और माओइस्ट ने मिलकर राजा के खिलाफ एक नया बड़ा आंदोलन शुरू किया। इसे ही जन आंदोलन सेकंड या फिर पीपल्स मूवमेंट 2 कहा गया। देश भर से लाखों लोगों ने सड़कों पर उतरकर राजा के खिलाफ प्रदर्शन किए। वही जनता जो कि आज वापस से राजशाही की डिमांड कर रही है, उस समय लोकतंत्र की डिमांड कर रही थी। आखिरकार राजा को उस समय संसद बहाल करनी पड़ी और माओइस्ट से शांति वार्ता करनी पड़ी। अंततः माओइस्ट की जीत हुई और राजशाही पूरी तरीके से खत्म हो गई। माओइस्ट ने 2008 में चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीती। नेपाल की संसद ने आधिकारिक रूप से राजशाही खत्म की और नेपाल को गणराज्य घोषित करने का फैसला लिया। नेपाल के अंतिम राजा ज्ञानेंद्र को महल छोड़कर एक आम नागरिक की तरह रहना पड़ा। यही राजा ज्ञानेंद्र आज राजशाही की वापसी की बात कर रहे हैं और लोगों से अपने हक में समर्थन की डिमांड इन्होंने की है। राजा ज्ञानेंद्र शाह ने हाल ही के वर्षों में कई बार ये बयान दिया है कि अगर जनता चाहती है तो वो राजशाही की वापसी के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या नेपाल की जनता सच में दोबारा एक राजा को सत्ता सौंपने के लिए तैयार है? जहां एक तरफ लोकतंत्र समर्थकों का कहना है कि नेपाल ने कठिन रास्ता जरूर चुना है, लेकिन यही रास्ता सही है। जनता को अपने शासक चुनने का हक मिलना चाहिए, न कि एक ही परिवार को हमेशा शासन करने का अधिकार मिलना चाहिए। दूसरी तरफ राजशाही समर्थकों का दावा है कि नेपाल को फिर से एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, जैसे पहले था। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि नेपाल का भविष्य क्या होगा। क्या लोकतंत्र को मजबूत किया जाएगा या फिर जनता फिर से किसी नए विकल्प की तलाश करेगी? आने वाले समय में यह तय होगा कि नेपाल अपने लोकतांत्रिक सफर पर कायम रहता है या फिर इतिहास को फिर से दोहराता है। दोस्तों, नेपाल की राजनीति कभी भी स्थिर नहीं रही और शायद यही इसकी सबसे बड़ी पहचान भी है। लेकिन जो भी हो, आज नेपाल के लोग अपने भविष्य का फैसला खुद करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नेपाल में राजशाही फिर से लौट पाएगी? क्या नेपाल फिर से विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।